नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण पिरर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित वाक्य विचार का अध्याय, जो कि रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो हम उसको पढ़ेंगे भाग 2 में। पहले भाग में हमने पढ़ा था वाक्य का अर्थ, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने आधारों पर बांटा गया है, जिसमें से हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद को हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भाग 2, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम भाग 2 में देखेंगे और मिश्रित वाक्य को हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तो यहाँ जो चित्र आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं राणा प्रताप है, और राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये एक सेंटेंस हम बना रहे हैं। अब आप इसको देखो कि वाक्य में जो 2 अंग मैंने आपको बताया था, एक अंग होता है उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। आपको मैंने बताया था कि उद्देश्य जो होता है वो कर्ता होता है। इस वाक्य का उद्देश्य कौन है? आप कहोगे कि जो अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले हैं वो व्यक्ति है राणा प्रताप। तो राणा प्रताप यहाँ जो पद आ रहा है वो हो जाएगा उद्देश्य, और बाकी के सभी पद यानी वाक्य का जो बाकी का अंश है वो बन जाएगा विधेय में। क्लियर? 2 अंग हमने जान लिया है। अब हम बात कर रहे हैं इस वाक्य में जितने भी पद हैं वो आपस से संबंधित हैं। सरल से हम उसके अर्थ को जान सकते हैं क्योंकि सभी पद व्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं। तो जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो रहा है और एक ही विधेय हो रहा है वह वाक्य सरल वाक्य कहलाएगा। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य है यानी काम को करने वाला एक ही है, राणा प्रताप इस वाक्य में एक ही करने वाला है, तो उद्देश्य इसका एक हो गया। विधेय यानी बाकी बची हुई वाक्य की बात वो भी एक ही है, इसीलिए ये सरल वाक्य हो जाएगा। यानी हम कभी जब वाक्य में देखें तो काम को करने वाला एक या 2 भी हो सकता है। कभी कभी वाक्य देखते हो जिसमें कर्ता एक या अनेक भी हो सकता है, लेकिन उस वाक्य में अगर क्रिया एक ही होगी, काम को करने की जो क्रिया है वो एक ही होगी, तो वो हम उसे रखेंगे सरल वाक्य में। क्लियर? कर्ता भले ही 2 दिख जाए लेकिन काम वहाँ पर एक ही हो रहा है। जैसे उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है राधा। तो हमने वाक्य बनाया राधा ने वृक्षारोपण किया। काम कौन सा हो रहा है? वृक्षारोपण करने का काम हो रहा है, यानी क्रिया इसमें एक है। क्लियर? दूसरे लेकिन कभी हम ऐसे देखेंगे कि सरल वाक्य में 2 उद्देश्य होंगे यानी 2 करने वाले होंगे। जैसे मीरा और राधा खाना खा रही है। इस वाक्य में मीरा एक उद्देश्य है और दूसरी है राधा। तो दोनों कौन है? कर्ता हो गए, उद्देश्य 2 जने हो गए। खाना खा रही है, खाना खा रही है, तो खाना खाना क्या है? क्रिया है। दोनों जने यानी दोनों उद्देश्य, दोनों कर्ता काम कितना कर रही है? एक ही काम कर रही है, तो इसमें क्रिया कितनी हो गई? एक क्रिया हो गई। तो यही रूल है सरल वाक्य का, जिसमें भले एक कर्ता हो चाहे 2 कर्ता हो, लेकिन उस वाक्य की क्रिया एक ही होगी, तो वो वाक्य बन जाएगा सरल वाक्य में। क्लियर? सरल वाक्य के कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। प्रिया दौड़ती है। प्रिया दौड़ने का काम कर रही है, तो प्रिया शब्द हो जाएगा उद्देश्य। दौड़ती है क्रिया बन जाएगी, क्रिया एक है और उद्देश्य भी एक है, यानी कर्ता भी एक है, तो ये सीधे तौर पे हो जाएगा सरल वाक्य। इसमें कोई काम नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई साधन का प्रयोग नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। दूसरा वाक्य देखो, इसमें लिखा है उसने भोजन किया। यहाँ ध्यान देना, उसने करता है एक है, भोजन करना एक क्रिया है। अब देखो, भोजन करना वर्ड आया है भोजन, तो भोजन एक ऑब्जेक्ट है, खाने वाली चीज है, तो उसको हम कर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कर्म बनता है, तो ये वाक्य बन जाएगा एक कर्मीय वाक्य। इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है, तो ये सरल वाक्य तो है। अब देखो एक और उदाहरण, मुकेश सुरेश को किताब देता है। देखो ध्यान से, मुकेश
सुरेश को किताब देता है, तो देने वाला व्यक्ति एक ही है, वो है मुकेश, और जिसको दे रहा है वो पर्सन बन जाएगा कर्म। किसको दे रहा है? कर्ता ने कर्म को विभक्ति चिन्ह राकेश के साथ जुड़ा है, तो राकेश यहाँ पर कर्म बन जाएगा। और क्या दे रहा है, हमने क्या से प्रश्न पूछना है, तो बन जाएगा किताब दे रहा है। तो किताब भी एक ऑब्जेक्ट है, एक कर्म में हम इसको लेंगे। तो यहाँ पर कितने कर्म हो गए? 2 कर्म हो गए। एक कर्म बन गया राकेश और दूसरा कर्म बन गया किताब। इसीलिए इस वाक्य को द्विकर्मीय वाक्य कह सकते हैं। लेकिन सरल वाक्य के तौर पे इसका अर्थ हमने देखा, इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है। क्लियर? जैसे एक और उदाहरण है, राजेश इंजीनियर है, तो उसमें उसके होने की बात हो रही है कि वो एक इंजीनियर है, उसकी एक विशेष बात हम बता रहे हैं, उसकी पद, उसकी पोजीशन की बात हम कर रहे हैं। तो विशेषण या संज्ञा कर्ता का पूरक होता है, इसीलिए कर्ता राजेश है और उसकी विशेष बात है कि वो इंजीनियर है, इसलिए कर्तपूर्य वाक्य बन जाएगा। तो हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना कि सरल वाक्य की पहचान आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो विशेष बात क्या है? कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ उसका विस्तारक सहित कर्म और क्रिया विशेषण आ जाते हैं। जैसे परिश्रमी सोहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ देखो परिश्रमी सोहन की क्वालिटी है, विशेष बात है, तो विशेषण वर्ड है परिश्रमी सोहन, ये एक हो जाएगा। और धीरे धीरे क्रिया विशेषण, यानी पढ़ने की क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे वो पढ़ रहा है। और क्या पढ़ रहा है? कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। तो एक पुस्तक यहाँ पर एक कर्मीय बन जाएगा वाक्य। तो ये ध्यान रखना, सरल वाक्य में एक कर्ता या एक से अधिक कर्ता हो सकता है, लेकिन उसकी क्रिया एक ही होगी। आगे हम देखते हैं दूसरा वाक्य, वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य, ध्यान से सुनना, मैं वाक्य की बात कर रही हूँ, शब्द की नहीं कर रही हूँ। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। अब आप कहोगे समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द जिसमें हम किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, एवं, इसलिए, यदि, ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ये शब्द जो होते हैं ये 2 वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। मान लीजिए समुच्चय बोधक एक फेविकॉल है, एक गम का काम कर रहा है, चिपकाने का कार्य कर रहा है, तो ये किसे चिपकाएगा, किसे जोड़ेगा? ये समुच्चय बोधक 2 स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने का कार्य करेगा। और इसी वर्ड से, यानी समुच्चय बोधक शब्द से ही हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य बना है। तो इसकी पहचान की ट्रिक भी यही है कि उस वाक्य में बीच में देख लो कि समुच्चय बोधक आया है, तो ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। और समुच्चय बोधक क्या करेगा? 2 अलग अलग या 2 वाक्य होंगे, स्वतंत्र वाक्य होंगे, उनको जोड़ने का कार्य करेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर लिखा है मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ध्यान से देखो, जो लाल रंग में लिखा वाक्य पहला वाला है वो एक वाक्य है, स्वतंत्र है, इसका सही अर्थ हमें समझ आ रहा है, और इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है। मैं करता है और पढ़ता हूँ क्रिया है, एक एक आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये बन गया सरल वाक्य, एक सरल वाक्य ये हो गया। दूसरा देखो, मेरी बहन 5वीं में। अब मेरी बहन 5वीं में, फिर हम जोड़ लेते हैं पढ़ती है, तो ये एक दूसरा सरल वाक्य है। लेकिन यहाँ पर उसको कंप्लीट नहीं किया क्योंकि दोनों वाक्य को जोड़ा गया है। जोड़कर ही ये अर्थ अपने आप में यहाँ के बाद में पूर्ण हो जाएगा कि मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरी बहन 5वीं में, यानी उसको हम एक कर्ता से और एक क्रिया के साथ जोड़कर बना लेंगे कि वो 5वीं में पढ़ती है। तो भाव को समझना है, वो हम जोड़ने से उसको पूरा अर्थबद्ध कर लेंगे। अब ध्यान देना कि जो 2 अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं, उन दोनों को जोड़ने का कार्य किसने किया? कौन से समुच्चय बोधक ने किया? यहाँ पर किया है और समुच्चय बोधक ने जोड़ने का काम किया है। और वर्ड देखते ही हम तुरंत पहचान जाएंगे। जब दूसरा वाक्य पहले वाक्य के साथ जुड़ता है तो दूसरे वाक्य में जो कर्ता आता है और जो क्रिया आती है, अगर वो पहले वाक्य वाला ही है तो हम उसकी जगह पे सर्वनाम भी लिख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, मैं, यहाँ अगर मेरा नाम लिखा होता कि किरण 7वीं कक्षा में पढ़ती है और उसकी बहन, अब ध्यान से सुनना, यहाँ सेकंड वाक्य में मैंने सर्वनाम वर्ड लिखा है, किसके अनुसार? पहले वाक्य के कर्ता के अनुसार।
यहाँ मैं लिखा है तो इसका सर्वनाम बन जाएगा मेरी, राइट। अब देखो यहाँ इसके कुछ दूसरा उदाहरण, सुशीला और संगीता स्वेटर बुन रही है। दो करता है, दो उद्देश्य है, काम हो रहा है एक ही, स्वेटर बुनने का कार्य कर रही है, लेकिन इसमें दो शब्दों के बीच में और है। कहाँ और आया है? दो शब्दों के बीच में है, दो कर्ता के बीच में है। पहला करता है सुशीला और दूसरा करता है संगीता, तो दो नामों के बीच में है, दो शब्दों के बीच में है, तो हम इसको समुच्चय बोधक तो कहेंगे, लेकिन हम इसको संयुक्त वाक्य में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये कुल मिलाकर एक ही वाक्य है। जब हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे और वहाँ समुच्चय बोधक लगेगा, तब वह संयुक्त वाक्य में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ सुशीला स्वेटर बुन रही है और संगीता खाना बना रही है, तो दोनों में दोनों पर्सन अलग अलग काम कर रहे हैं और दोनों वाक्य अलग अलग हो जाएंगे, दोनों ही फिर जुड़ेंगे, तब उनके बीच में हम और लगा सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य आप समझ गए हो, इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य, तीसरा है विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य और चौथा है परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। कैसे? संयोजक यानी जोड़ने का काम करने वाला है, जोड़ने की क्रिया करने वाला है, तो समुच्चय बोधक वे जो दोनों को एक करेगा, संयोग करेगा। तो जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा, संयोजक अव्यय कौन से? समुच्चय बोधक वाले, संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ जाता है। जैसे लिखा है उदाहरण, गीता गई और सीता आई, तो गीता के जाने का काम हो रहा है और सीता के आने का काम हो रहा है, दोनों अलग वाक्य, दोनों जुड़ रहे हैं और जोड़ने वाला हमें अव्यय लगाना है, यानी संयोजक अव्यय समुच्चय बोधक वाला हम प्रयोग करेंगे, तो ये बन जाएगा। और वाला जो उदाहरण है वो संयोजक भेद में चला जाएगा। विभाजक जिसमें दो वाक्य अलग करें, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, तो ये दोनों में को अलग कर रहा है, ये भावना जब उत्पन्न हो तो वे वाले अव्यय विभाजक में आ जाएंगे। और विकल्प जिसमें से हमें दो चीज़ें हैं और दोनों में से चॉइस दी जा रही है, ऑप्शन दिया जा रहा है कि दोनों में से कौन सा लेना है, तो हम या लिखते हैं बीच में या अथवा लिखते हैं, तो ये वाले वर्ड्स, ये वाले जो अव्यय शब्द हैं वो विकल्प सूचक पे चले जाएंगे। और परिणाम बोधक में क्या होगा? इसलिए हो गया क्योंकि, तो ये शब्द जो होंगे वो परिणाम को बताएगा, रिजल्ट को बताएगा कि ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा हुआ था। तो एक काम को दूसरे काम से जोड़ेगा, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ेगा, लेकिन परिणाम सूचक अव्यय से ही जोड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है संयोजक वाले अव्यय कौन से होते हैं, विभाजक वाले कौन से होते हैं, विकल्प वाले कौन से होते हैं और परिणाम वाले कौन से वर्ड होते हैं, वो सभी समुच्चय बोधक में आ जाएंगे। जैसे विभाजक वाचक वाक्य में हम देख रहे हैं कि जब सिंपल सा वाक्य, साधारण सा वाक्य कभी मिश्र वाक्य के साथ जुड़ता है, लेकिन उसमें भेद प्रकट कर रहा है, वो मीनिंग ऐसा बता रहा है कि दोनों अलग अलग तरह के हैं। जैसे उदाहरण क्या है, वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। यहाँ पर उसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने मेहनत की लेकिन उसका परिणाम सही नहीं मिला, दोनों विरोधी बन रहे हैं, इसका रिजल्ट इसको नहीं मिला है। तो ये भेद प्रकट करने का अर्थ हम बनाएंगे विभाजक संबंध बोधक में, और ये पर शब्द हम इसकी पहचान कर सकते हैं। विकल्प सूचक, जैसे मैंने बताया, ऑप्शन का प्रयोग करेगा। तो जब कोई दो बात में से किसी एक को आपको स्वीकार करनी हो तो हम विकल्प सूचक शब्द लगाएंगे, वो अव्यय हो जाएंगे, जैसे या, अथवा। तो एक सेंटेंस बना, या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। तो दोनों काम में से मैं कोई एक करूंगा, या तो वहीं उस अखाड़े में उसको हरा के आ जाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा, या तो ये काम होगा, या फिर मैं खुद ही उस अखाड़े में जाना छोड़ दूंगा। दोनों काम में से एक के होने की बात हो रही, इसीलिए यहाँ पर विकल्प सूचक लिखा है। और कौन से अव्यय हो जाएंगे इसमें? या का प्रयोग कर सकते हैं और अथवा का भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है परिमाण बोधक अव्यय, जिसमें कौन से आते हैं? इसलिए, क्योंकि। देखो, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है तो वो परिणाम बोधक में चला जाएगा। परिणाम में कौन से वर्ड बताए? इसलिए का प्रयोग होता है, पहचान हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है, आज मुझे बहुत काम है तो मैं, या फिर लिखेंगे हम इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। तो ये मिश्र वाक्य जो है, जिसका एक सीधा साधा परिणाम है कि मेरे को बहुत काम है, ये इसका कारण बन जाएगा और यहाँ पर उसका निवारण हो जाएगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। दोनों बातें हम कारण और कारण की बता देंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक का भाग अच्छे से समझ में आया होगा।
फिर मिलेंगे हम इसी के आगे के भाग को पूरा करने के लिए। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।